2013 में ओस्लो नॉर्वे के एक सस्ते होटल रूम के अंदर पुलिस ने एक औरत को बेड पर पड़ा हुआ पाया, जिसके सर में गन शॉट वूंड था। लेकिन शुरू से ही इस मौत के बारे में कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी जिंदगी को डिफाइन करने वाली हर चीज या तो गायब थी या जानबूझकर मिटा दी गई थी। होटल बुकिंग कैश में पे की गई थी, उसके कपड़ों के सारे लेबल्स काट दिए गए थे, उसके फिंगरप्रिंट्स दुनिया के किसी भी डेटाबेस में मैच नहीं हुए और उसका चेहरा किसी भी मिसिंग पर्सन रिकॉर्ड में नहीं मिला, जैसे उसने मरने से काफी पहले ही खुद को दुनिया से मिटा देने का प्लान बना लिया हो। उसके रूम के अंदर इन्वेस्टिगेटर्स को एक नोटबुक मिली जिसमें ML23, MM और R जैसे अजीब कोड्स और एब्रिविएशंस लिखे हुए थे, जो क्लियरली इंटेंशनल लग रहे थे, लेकिन समझना लगभग इम्पॉसिबल था। और जब पुलिस ने उसकी ट्रैवल हिस्ट्री ट्रेस की तो मिस्ट्री और गहरी हो गई, क्योंकि पता चला कि वो कम से कम 8 यूरोपियन कंट्रीज में ट्रैवल कर चुकी थी, मल्टीपल फेक आइडेंटिटीज के साथ, अलग अलग नाम, अलग पासपोर्ट्स और अलग एड्रेसेस यूज करते हुए। हमेशा अकेले होटल्स में चेक इन करती थी, हमेशा कैश में पेमेंट करती थी और हमेशा ऐसे रूम्स चूज करती थी जहां बैल्कनी या क्लियर एस्केप रूट्स हों। जो लोग उससे मिले थे उन्होंने बताया कि वो शांत, पोलाइट, मल्टीलिंगुअल और बहुत डिसिप्लिन्ड थी। कई लैंग्वेजेस फ्लुएंटली बोल लेती थी, लेकिन कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ रिवील नहीं करती थी, जिससे तुरंत ये स्पेकुलेशन शुरू हो गई कि शायद वो एक स्पाई थी, खासकर जब इन्वेस्टिगेटर्स ने नोटिस किया कि उसके मूवमेंट्स कोल्ड वॉर के इंटेलिजेंस ट्रैवल पैटर्न से मैच करते थे, जबकि कोल्ड वॉर खत्म हो चुका था। सीन पर मिली गन का कोई सीरियल नंबर नहीं था, बुलेट्स बिल्कुल अनट्रेसेबल थे और सर्वेलेंस फुटेज कन्वीनियंटली उसके आखिरी मोमेंट्स कैप्चर करने में फेल हो गई, जिस वजह से कुछ लोगों को लगा कि शायद पूरा सीन स्टेज्ड था। लेकिन ऑटोप्सी ने कंफर्म किया कि उसकी मौत अकेले हुई थी। मतलब अगर ये एस्पियोनाज का केस था भी, तो ये एक ऐसी मिशन थी जो आइसोलेशन में खत्म हुई। जर्नलिस्ट्स ने जब और गहरी इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें पता चला कि उसकी कुछ फेक आइडेंटिटीज इतनी प्रिसिजन के साथ बनाई गई थीं, रियलिस्टिक एड्रेसेस और बिलीवेबल जॉब हिस्ट्रीज के साथ, जो रैंडम फॉर्जरी से ज़्यादा प्रोफेशनल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग का सिग्नल देती थीं। फिर भी कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी कम से कम पब्लिकली उसे क्लेम करने के लिए आगे नहीं आई और गवर्नमेंट्स ने सवाल पूछने पर अजीब सी खामोशी बना के रखी। सालों बाद आइसोटोप एनालिसिस से ये हिंट मिला कि शायद वो ईस्टर्न यूरोप या सेंट्रल एशिया के किसी रीजन में बड़ी हुई थी, लेकिन ये क्लू भी कहीं नहीं पहुंच पाया, क्योंकि ना कोई फैमिली मेंबर, ना कोई दोस्त और ना ही कोई कोवर्कर कभी सामने आया जो ये कह सके कि वो उसे जानता था। और यहीं से सबसे डिस्टर्बिंग सवाल पैदा होता है, कैसे कोई इंसान जिंदा रह सकता है, ट्रैवल कर सकता है, मल्टीपल लैंग्वेजेस बोल सकता है और आधी यूरोप में अपने फुटप्रिंट्स छोड़ सकता है, फिर भी किसी की जिंदगी में कोई इमोशनल निशान न छोड़े, न प्यार, न कॉन्फ्लिक्ट, न ही कोई याद। आज भी वो ऑफिशियली सिर्फ इज़दिल वुमन के नाम से जानी जाती है, जो इन्वेस्टिगेटर्स ने दिया हुआ एक लेबल है, कोई असली आइडेंटिटी नहीं। और उसका केस अभी तक ओपन है, हमें याद दिलाता हुआ कि डेटा, सर्वेलेंस और डिजिटल फुटप्रिंट से भरी दुनिया में भी कोई इंसान पूरी तरह सिस्टम के बाहर एग्जिस्ट कर सकता है, पूरी जिंदगी शैडोज में जी सकता है और बिना कभी सच में पहचाने जाए मर सकता है। और शायद सबसे डरावनी मिस्ट्रीज ये नहीं होती कि कोई कैसे मरा, बल्कि ये होती है कि कोई इतनी परफेक्ट तरह से कैसे जिया कि मौत भी ये नहीं बता पाई कि वो असल में कौन था।